हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। थोड़ा कुछ गैप के बाद वापस से आपके लिए एक नया वीडियो को लेकर के आ गए हैं और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि अगर आप जो है थंबनेल को देख करके आए हुए हैं यहाँ पे, तो सही मायने में आप सही जगह में आए हुए हैं और सही वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज तक अगर आप फ्रेज एंड क्लॉज के साथ अगर आप कंफ्यूज थे तो आज ये वीडियो को देखने के बाद आप फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे सुनने, देखने या समझने के बाद कई बार कन्फ्यूजन आ ही जाती है। लेकिन बच्चों, स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिनसे आप फिर कभी भी फ्रेज एंड क्लोज में कभी फंसोगे नहीं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारा थोड़ा समय ज़्यादा होने वाला है। तो कृपया करके अपना नोटबुक्स को ले ले, अपने सामने रख ले, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो बेहतर है आप नोटबुक ले ले, पेन पेंसिल जो कुछ भी आपके पास, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप क्या करना है, नोट कर लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये चीज कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस हम लोग पूर्ण रूप से पहले हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि हम लोग जो आज टेंस पढ़ने क्या बोलते हैं, फ्रेज और क्लोज जो पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस को भी अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे तो फ्रेज एंड क्लोज हम सही तरीके से समझेंगे नहीं, और अगर सेंटेंस को सही तरीके से समझे नहीं तो फ्रेज एंड क्लोज को समझेंगे नहीं, और फ्रेज और क्लोज को सही से समझेंगे नहीं तो हमारा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम नहीं समझेंगे। दैट मींस ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है और इन दोनों को एक साथ समझना ही बेहतर होता है। अगर एक साथ नहीं समझोगे तो कई बार आपको सेंटेंस नहीं समझ में आएगा, तो कई बार आपको फ्रेज एंड क्लोज नहीं समझ में आएगा। तो कई बार जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस दौरान यही गलतियां हो जाती है कि हम क्या चीज पहले पढ़े जिनसे हम क्या फ्रेज एंड क्लोज में कभी कंफ्यूजन ना हो। तो हम गलतियां कर जाते हैं कि पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उनके कांड पढ़ लेते हैं, जिनकी वजह से हम कई बार हमसे गलतियां हो जाती है। लेकिन आज आप देखोगे कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से क्या करोगे, सेंटेंस सेंटेंस से होते हुए फ्रेज और क्लोज को आप सीखोगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन में देख ही रहा होगा कि नॉर्मली जब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ रहे होते हैं या टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं तो सेंटेंस आपको बताया जाता है कि दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा तो होता है प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट आपको पता है, दैट मींस सेंटेंस के पहले भाग का जो भी पार्ट है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलेंगे। और प्रेडिकेट बचा हुआ जो भी सेंटेंस होता है वो बचा हुआ सेंटेंस आपका प्रेडिकेट कहलाता है ना। टू नॉर्मली हमारे पास दो पार्ट, दैट मींस टू देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स इन द सेंटेंस। और सेंटेंस आपको क्या पता है, सेंटेंस आपको ये पता है कि सेंटेंस तब तक नहीं होता जब तक वो पूर्ण अर्थ ना बनाता हो और उसके सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप ना लगा हो, तब तक वो सेंटेंस सेंटेंस नहीं होता है। ओके, ये चीज तो आप जानते ही हो, बचपन से पढ़े हैं, छोटी क्लास में पढ़े हैं, तो उस वहां तक तो जाने की जरूरत है नहीं, ये आपको बेहतर से पता है। तो जैसे अभी आपके पास स्क्रीन में दो एग्जांपल हमने लिए हैं, द लैपटॉप इज प्लेस्ड ऑन द टेबल फॉर चार्जिंग, अ बॉय इज लुकिंग फॉर हिज अम्ब्रेला। यहाँ दो एग्जाम्पल को हमने लिया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा चीज है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो लैपटॉप आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो प्लेस्ड ये है, प्लेस्ड ऑन द टेबल, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सेम यहाँ भी द बॉय इज, ये आपका सब्जेक्ट कहलाया, और लुकिंग फॉर हिज अम्ब्रेला ये आपका प्रेडिकेट कहलाया। इसमें किसी को कोई परेशानी है? मेरे को नहीं लगता कि यहाँ आपको किसी भी तरह का परेशानी होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में इतना सा नॉलेज है तो आप फ्रेज और क्लोज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली हम इस चीज को जानेंगे कि आपको अभी तक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में पता हो गया होगा। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ जो प्लेस्ड है और लुकिंग है ये क्या है, एम वी है, जिसे हम मैन वर्ब के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, मैन वर्ब है। दैट मीन्स यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, एंड देन ऑब्जेक्ट भी यूज किया गया है ना, ऑब्जेक्ट भी है। तो एक सेंटेंस में इन सब का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आपको पता ही पता है। लेकिन बस इतना सा अब याद रखना है आपको, अच्छा चलो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, इनमें से एक मतलब एक सेंटेंस का सही रूप का होना, सब्जेक्ट सब क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट का होना, वर्ब का होना और ऑब्जेक्ट का होना मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीन का होना बहुत जरूरी है। एस प्लस वी प्लस ओ, जैसे ही आपके एक सेंटेंस में एस वी और ओ होता है तो वो आपका एक पूर्ण सेंटेंस बनाता ही बनाता है, ये समझ जाइएगा। दैट एस फॉर सब्जेक्ट और वी फॉर वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि एस वी ओ क्या है तो फिर आप सब्जेक्ट समझ जाइए, वी है सब्जेक्ट कौन है, करता है, ये भी समझ जाइए। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार वर्ब वाला वीडियो में भी जाइए, वहां भी मैंने सब्जेक्ट के बारे में डिफिनेशन दिया है कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है, नहीं है, इन सारे का मैंने डिफिनेशन दिया। चलिए जल्दी ज्यादा से समय ना बर्बाद करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास वर्ब एंड क्लोज, वर्ब एंड क्लोज दोनों को हम लोग एक साथ देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ चीजें हमें ध्यान ध्यान में देना होता है, जब कभी भी अगर हम फ्रेज या क्लोज के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें ध्यान में देना होता है। ये हो सके तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर आप रीड कर लेना, उतना जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जब कभी भी हम सेंटेंस को देखते हैं तो कुछ उसके अर्थ को जरूर देखते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में अर्थ पूर्ण ना हो तो फिर वो सेंटेंस सेंटेंस नहीं होता है। तो इसी प्रकार का यहाँ पर दो सेंटेंस हमने आपको दिया है। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के देखिए, द बस टू ईस्ट माउंट मॉल। अब क्या है इसका मतलब, कोई अता पता नहीं है। द बस गोज टू ईस्ट मॉल,
अब इसमें क्या है, इसमें सेकंड वाला जो सेंटेंस है इसमें हमें पता लगता है कि अच्छा बस कहाँ जाने जाती है, ईस्ट मॉल को जाती है। लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमें ये नहीं पता लगता है कि यहाँ बोल क्या जा रहा है, क्योंकि किसी चीज का मिसिंग है। यहाँ क्या मिसिंग है, वर्ब मिसिंग है। सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट क्या है, द बस है। ऑब्जेक्ट क्या है, ईस्ट मॉल, ईस्ट मॉन्ट मॉल है सब्जेक्ट है और आपका ऑब्जेक्ट भी है, बट मिसिंग क्या है, वर्ब। तो सेंटेंस तब पूर्ण होता है जब आपके सेंटेंस में एस होता है, वी होता है और ओ होता है। ये याद रखना जरूर बेटा, अगर यही भूल जाओगे तो फिर सारा खेल खत्म। ठीक है, आगे जैसे ही हम आते हैं सेकंड वाला सेंटेंस में, देखिए द बस आपका हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया आपका वी और ईस्ट मॉल हो गया आपके ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, पूर्ण अर्थ यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको दे रहा है, द बस गोज टू ईस्ट माउंट मॉल। ठीक है, अब जो है अगर अभी आपको ये चीज समझ में आ गया कि इनमें वर्ब ना होने के बावजूद ये एक क्या है, द मतलब इनमें वर्ब नहीं है, जिनके वजह से इनकी अर्थ पूर्ण नहीं है, लेकिन इनमें सब चीज है, एस है, वी है और ओ भी है, और ये क्या करता है, अर्थ को भी पूर्ण बनाता है। तो आइए हम लोग डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं कि फ्रेज का डेफिनेशन क्या है और क्लोज का डेफिनेशन क्या है। क्लोज का डेफिनेशन क्या है, जल्दी से आइए। तो डेफिनेशन ऑफ फ्रेज एंड क्लोज, इसी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ है आपका क्लोज। अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। सेंटेंस को हम तो वही बात तो बोलते हैं, ठीक है, सेंटेंस क्या ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्लोज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। लेकिन क्या करता है, क्लोज के पास जो है आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। ठीक है, क्लोज के पास क्या रहता है, सब्जेक्ट भी रहता है और वर्ब भी रहता है। जबकि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इनके पास कभी कभार ना तो सब्जेक्ट होती है ना तो ऑब्जेक्ट होती है, ये क्या बोलते हैं, वर्ब होती है। ठीक है, इन दोनों एक साथ फ्रेज के पास नहीं होता, कभी सब्जेक्ट होगा तो कभी वर्ब होगा। कहने का मतलब है कि जब कभी भी अगर सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ हो तो वहां पर आपको थोड़ा सा सेंटेंस पूर्ण और थोड़ा आपको क्या लगेगा, मतलब मीनिंगफुल लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं होता। तो सिंपली आप ये समझ लो कि फ्रेज क्या होता है आपका, क्लोज क्या होता है आपका, ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब पाए जाते हैं। जैसे कि आप सेकंड सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ आपका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। लेकिन फ्रेज उनको बोलते हैं जो कि ग्रुप, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनमें सब्जेक्ट का ना होना या फिर ऑब्जेक्ट का ना होना। हम दोनों को ये नहीं बोलेंगे कि दोनों का नहीं होना, ऐसा होता है। कभी कभार रेयर केस में ऐसा होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जहां पर ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है, बट वो ग्रुप ऑफ वर्ड कहलाते हैं, जिसे हम कभी कभार फ्रेज में भी रखते हैं। तो इस चीज को हमें बस ध्यान में रखना होता है। लेकिन इस बात को आपको और ध्यान में रखना है कि इन दोनों में से किसी एक का होना इंपॉर्टेंट भी होता है कभी कभार फ्रेज में, ज्यादातर में आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का कभी अगर आपको इस तरह का सेंटेंस मिलता है तो इन दोनों को याद रखना, क्लोज सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहता है। फ्रेज में या तो सब्जेक्ट रहेगा या तो आपका वर्ब रहेगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर वर्ब आपका क्या मिसिंग है, सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब मिसिंग है। तो ऊपर वाला आपका ऊपर वाला जो है आपका पूर्ण अर्थ अभी भी नहीं बना रहा है, तो उसे तो हम कुछ करेंगे नहीं फिलहाल। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आप कैसे किसी चीज को पहचान सकते हैं, कि किसी भी सेंटेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस आपका फ्रेज है या क्लोज है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हालांकि आपको समझ में आए या नहीं आए कि फ्रेज क्या है और क्लोज क्या है, ये समझ में नहीं आए भी, बस ये ट्रिक थोड़ा सा अपना लो कि अगर मान लीजिए कि अ, कैसे एक सेंटेंस या 10-15 सेंटेंस आपको दिया जाएगा और उसमें से आपको क्या करना है, कुछ ऐसे सेंटेंस को निकालना जो कि फ्रेज हैं, जो आपके क्लोज हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी ने बोला कि सेंटेंस में बताओ ये सेंटेंस फ्रेज है कि क्लोज है, तो हमेशा याद रखिएगा आप क्या करना, उस सेंटेंस के पहले इज इट ट्रू दैट का इस्तेमाल करना। अगर आंसर आता है और सेंस बनता है, अगर कोई अर्थ बनाता है, अर्थ निकलता है उसका, तो वो आपका क्लोज कहलाएगा। लेकिन अगर वो कोई सेंस नहीं बनाता है तो फिर वो आपका फ्रेज कहलाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, जैसे कि इज इट ट्रू दैट द बस टू ईस्टर्न ईस्ट माउंट मॉल, क्या यहाँ पे कोई सेंस बन रहा है? मेरे ख्याल से तो कोई सेंस तो बन ही नहीं रहा है। बन रहा है कहीं पे? एकदम नहीं। देखो, इज इट ट्रू दैट द बस टू ईस्ट माउंट मॉल, सुनने में भी बोलने में भी अटपटा सा लगता है, तो ये सिंपल सा क्या होगा, आपका फ्रेज हो गया। लेकिन सेकंड वाला देखिए, इज इट ट्रू दैट द बस गोज टू ईस्ट माउंट मॉल, क्या सही में आपका जो बस है वो ईस्ट माउंट मॉल की तरफ जाती है या ईस्ट मॉल में जाती है, ईस्ट माउंट मॉल में जाती है? बिल्कुल सही, यहाँ पर सेंस में निकल रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है, तो जिनकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप जो है थोड़ा, यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, थोड़ा इसमें ट्राई करके देखिए। चलिए आइए हम लोग साथ में ये प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला देखिए, क्या करना है आपको, बस इज इट ट्रू दैट का इस्तेमाल करना है हर एक में। और अगर आपको सेंस लगता है तो वो आपका क्या होगा, फ्रेज होगा। चलिए जल्दी से बताइए ये क्या होगा, जल्दी, कमान 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 बताइए। मेलोडिक न्यू सिंगल क्या होगा, इज इट ट्रू दैट अ मेलोडिक न्यू सिंगल, क्या ये सेंस बना रहा है, जल्दी बताओ। नहीं बना रहा है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, जिनकी वजह से ये क्या होगा, पी कहलाएगा। नीचे वाला देखिए, ही रिलीज्ड ए मेलोडिक न्यू सिंगल,
ठीक है, चलिए इसमें भी लगाते हैं, इज इट ट्रू दैट ही रिलीज्ड अ मेलोडिक न्यू सिंगल? यस, ये क्या करता है, सेंस बना रहा है, तो ये क्या होगा, आपका सी होगा, दैट मींस क्लोज। सम रैपर्स हैव नो सेंस ऑफ मेलोडी एट ऑल, इज इट ट्रू दैट सम रैपर्स हैव नो सेंस ऑफ मेलोडी एट ऑल? क्या ये आपका सेंस बना रहा, जल्दी बता, जल्दी बता, अरे जल्दी कर यार, तू लगा सकेगा, सितक है नहीं, फिर वापस इधर बोलता नहीं है, सब सोच रहा है मुखार के, हाँ जल्दी बता क्या है। यस, ये क्या होगा, क्या सेंस बना रहा है, सेंस बन रहा है, दैट मींस ये क्या होगा, सी होगा, दैट मींस इट इज क्लोज। नीचे देखिए, रैपर्स विथ नो सेंस ऑफ मेलोडी एट ऑल, इज इट ट्रू दैट रैपर्स विथ नो सेंस ऑफ मेलोडी एट ऑल? क्या सेंस बना रहा, नहीं बना रहा भैया, तो इसे कर दो पी, हो गया आपके पी। द लास्ट सिंगल फ्रॉम द लिल वाइने, क्या ये सेंस बनाएगा, चलिए देखते हैं। इज इट ट्रू दैट लास्ट सिंगल फ्रॉम द लिल मायने, नहीं दे रहा है, दैट मींस वापस ये पी। द लास्ट सिंगल फ्रॉम द लिल वाइने फेल्ड द कॉमर्शियली, चलिए लगाइए, इज इट ट्रू दैट द लास्ट सिंगल फ्रॉम द लिल वाइने फेल्ड कॉमर्शियली? बताइए 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 बताइए, ट्राई कीजिए, अभी तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है क्या नहीं। यस, ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है, सो ये होगा सी। अ वन मैन कॉर्पोरेशन, वन मैन कॉर्पोरेशन, अब इसमें ध्यान दिए, इज इट ट्रू दैट वन मैन कॉर्पोरेशन, क्या ये सेंस बना रहा है, क्या ये सेंस बना रहा है, क्या ये अर्थ दे रहा है, जल्दी बताइए, दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये क्या होगा, पी। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है ना, आपको फ्री समझ में आएगा ना, आपको क्लोज समझ में आएगा, बस ओनली वन ट्रिक है क्या, कि आप अपने आप को क्वेश्चन उस सेंटेंस के आगे आप क्या करो, इज इट ट्रू लगा दीजिए, अगर आपका सेंस निकलता है, सेंस बनता है तो वो क्लोज है, अगर सेंस नहीं बनता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। वापस से, लील वॉयने इज अ वन मैन कॉर्पोरेशन, इज इट ट्रू दैट लील वॉयने इज ए वन मैन कॉर्पोरेशन? यस, तो ये क्या बना रहा, सेंस बना रहा, तो सी है, दैट मींस ये क्या हो गया आपका, क्लोज। लेट्स नेक्स्ट, ही इज इन अ कोमा फॉर 6 frightening days in 2013. It is true that he was in a coma for 6 frightening days in 2013. तो ये भी आपका क्या बना रहा है, जल्दी 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 जल्दी, सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा है, सो ये क्या है, सी। नेक्स्ट, कार्टर गेव a thumbs up to TMJ cameras. It is true that कार्टर gave a thumbs up to TMJ कैमरास, ये भी सेंस बना रहा है अच्छा खासा, तो ये भी हो गया सी। ही साउंड्स टर्मिनली बोर्ड, इट इज ट्रू दैट ही साउंड्स टर्मिनली बोर्ड? जल्दी बताओ, कमन 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 कमन, आपको बच्चे बताते हो यार, जल्दी करो। यस, ये भी क्या कर रहा है आपका, सेंस बना रहा है, सो ये भी क्या है आपका सी होगा। ऑन द लास्ट रिलीज, क्या ये सेंस बना रहा है ऑन द लास्ट रिलीज? इज इट ट्रू दैट ऑन द लास्ट रिलीज, क्या ऑन द लास्ट रिलीज, कुछ भी नहीं बता, क्या है लास्ट रिलीज में, कुछ भी नहीं, तो यहाँ सेंस नहीं बना रहा है, तो ये हो गया पी। मेरे ख्याल से अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आ गई हो कि सही मायने में फ्रेज एंड क्लोज को आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। वापस से जरा थोड़ा और देख लीजिए कि क्लोज में क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब देखने को मिलता है आपको, और फ्रेज में आपको कभी वर्ब देखने को मिलेगा तो कभी आपको फ्रेज देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल वापस से देख लो, और अगर तब भी नहीं समझ में आए इन दोनों का डेफिनेशन में से, तो आप इन ट्रिक का इस्तेमाल करो। इज इट ट्रू, क्या यह सच है, क्या यह सच है, पता नहीं सच है कि नहीं है, आपने सीखा कि नहीं सीखा, लेकिन क्या यह सच है, अपने दोस्तों से पूछो, क्या यह सच है कि बस जो है ईस्ट माउंट मॉल को जाती है? अगर वो बोलेगा हाँ, अगर उसे समझ में आती है, तो फिर वो आपका क्लोज है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेज, और जैसे ही हम आगे फ्रेज की ओर निकलते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे भी फ्रेज हमें सामने देखने को मिलते हैं जो कि दिखते तो क्लॉज के जैसा है, ठीक है, ठीक है, दिखते क्लॉज के जैसा है, लेकिन वो है आपके फ्रेज। बिल्कुल सही, अच्छे पढ़ते हो एकदम, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे के सारे, इतने इंटेलिजेंट हो कि सर को ही पढ़ा देता है ना जी, समझ में आता है, पढ़ा दो टीचर को, आजकल तुम लोग टीचर को पढ़ाते हो, कहाँ पढ़ोगे कहाँ से। देखो, तो फ्रेज जो है, कुछ ऐसे फ्रेज भी हैं जो कि दिखते तो क्लोज हैं, लगेगा कि हाँ इसका पूर्ण मीनिंग आ भी रहा है, ठीक है, अर्थ भी है, पूर्ण मीनिंग भी है, और आपको लगेगा कि ये क्लोज है, लेकिन वो क्लोज नहीं होता। वो किस प्रकार, दो कंडीशन में होता है। पहला, सबसे पहले क्या होता है, आईएनजी कंडीशन में। आईएनजी कंडीशन में, आईएनजी कंडीशन कब लगता है जी, जल्दी बताओ, आईएनजी कंडीशन कब लगता है? जब कभी भी हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज बीन, हैव बीन, है ना, विल हैव बीन, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, तब हमारे मेन वर्ब में क्या होता है, आईएनजी लगता है ना। और कई प्रकार क्या होता है, जब हमारे सेंटेंस में ही आईएनजी वाला वर्ड सामने आ जाता है, तो वो एज अ जरंड प्ले करता है ना, मतलब नाउन के जैसा रोल प्ले करता है। बट यहाँ पे उस जरंड के बारे में या फिर उस बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। कहीं आपका सेंटेंस आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये बिल्कुल भी मत समझ जाना, यहाँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझ जाना, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, आईएनजी क्या होता है, जब भी किसी भी वर्ब में क्या होता है, आईएनजी होता है। और कभी कभार हम बोलते हैं सक्सीड इन स्कूल डिस्पाइट वर्किंग फुल टाइम, है ना, ये क्या है आपका फ्रेज है, ये क्या है आपका फ्रेज है। सक्सीडिंग इन स्कूल, सेंस आपका एकदम प्योर है, सक्सीडिंग इन स्कूल डिस्पाइट वर्किंग
फुल टाइम कहने का मतलब है हम फुल टाइम काम भी नहीं करते लेकिन फिर भी स्कूल में हम क्या हो जाता है, सक्सेस मिल जाता है। अर्थ पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण है। बट व्हाट द थिंग इज हियर कि ये क्लोज नहीं है। क्लोज हमेशा ये बात हमें बताता है, क्या करता है कि आपका जो सेंटेंस है वो आपको पूर्ण अर्थ देता है। ठीक है, क्या करता है, आपको पूर्ण अर्थ देता है, और जो आपको पूर्ण अर्थ नहीं देता है वो आपका क्या है, फ्रेज है। लेकिन भैया यहाँ तो पूर्ण अर्थ दे रहा है कि हालांकि हम स्कूल में ज्यादा काम ना करें, फुल टाइम काम ना करें, लेकिन फिर भी हम सक्सेस होंगे। यहाँ पे कौन सी चीज आपको समझ में आ रही है ना, दैट मीन्स आपको मतलब इसकी जो ये है अर्थ है वो पूर्ण है, आपको समझ में भी आ रही है, सेंस भी समझ में आ रही है। तो फिर ये फ्रेज क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपके वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी लगा है। क्या लगा है, आईएनजी। तो फिर क्या हम आईएनजी, जितना भी वर्ब में आपका आईएनजी है, उस वर्ब को हम फ्रेज मान के चले? अरे नहीं भैया, गधा तुम लोग बहुत 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 गधा हो। नहीं नहीं, इंटेलिजेंट भी हो जी। मेरा स्टूडेंट सबसे इंटेलिजेंट है, गधा कैसे हो सकता है? एंड आई विल नॉट यूज ऑल दिस काइंड्स ऑफ वर्ड। माय स्टूडेंट आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। बस उन्हें कभी कभार जो है वो ज्यादा समझ जाते हैं, ज्यादा विद्वान जो है अजय। चलिए, तो मैं बता रहा था क्या कि कभी कभार क्या होता है, ये तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा क्या क्या कि सेंटेंस में अगर आईएनजी है, वर्ब में आईएनजी है, दैट मीन जितना भी कंटिन्यूअस आपके जो सेंटेंस आते हैं, क्या वो कंटिन्यूअस सेंटेंस आपके फ्रेज कहलाएंगे? तो नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ जो आपका सक्सीड है, इस सक्सीडिंग के पहले कोई सब्जेक्ट आ गई, तो फिर ये फ्रेज नहीं, ये क्लोज कहलाएगी। ये बस ध्यान में रखना है, ये एक्सेप्शनल है। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ज्यादा परेशान मत हो बेटा। ठीक है, तुम लोग बहुत ज्यादा सोचते हो, कभी कभार दिमाग काफी ज्यादा यूज कर लेते हो। बस मैंने जो बताया इजी ट्रू का इस्तेमाल कर लो, फ्रेज एंड क्लोज आ जाएगा। यहाँ जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब के बारे में, ये उन बच्चों को ज्यादातर क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो वो काफी ज्यादा समझते हैं और बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझे? ठीक है, चलिए। तो फिर क्या हुआ, जैसे कि अब क्या हुआ, आईएनजी, हर एक आईएनजी आपका फ्रेज होगा? नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट वाज सक्सीडिंग इन स्कूल डिस्पाइट वर्किंग फुल टाइम। हालांकि स्कूल में जो बच्चे हैं वो पूरा टाइम बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल में सक्सेस हो जाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट भी है एंड आपके पास क्या है, वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है एंड आपके पास ऑब्जेक्ट भी है ना? तो ये आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। और आपको पता है कि आईएनजी कहाँ-कहाँ लगते हैं? आईएनजी आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, है ना, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इन सारे के साथ अगर कोई वर्ब इस्तेमाल होता है तो उस वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? इस चीज को याद में रखना। सेंटेंस अगर बिना किसी वर्ब के आईएनजी वर्ब के साथ स्टार्ट होती है तो वो लगेगा, पूर्ण भी करेगा अर्थ, लेकिन वो क्लॉज नहीं, बट वो आपका फ्रेज कहलाएगा। लेकिन अगर उसी आईएनजी वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट आ गई तो फिर वो कहलाएगी क्लोज। किसी को कोई दिक्कत बच्चों? मेरे को नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी। विकास सर पढ़ाए और आपको दिक्कत हो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर हो तो बता दो भैया। कभी कभी डर से बोलते हो कि आए हैं विकास सर पढ़ा रहे हैं, कैसे बोले दिक्कत है? बोलो भैया, दिक्कत हो तो बोलो, क्योंकि मैं ईजी से भी ईजी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आऊंगा। मैं खुद को अपने आप को परेशान में डालूंगा और आपको ईजी से ईजी एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप कुछ सीखो, ना ही आप रटौंती तोता बनो। आजकल वो जमाना गया जब टीचर कहा करते थे बेटा रटो रटो रटो, रटा देते थे और हम रट लेते थे। लेकिन अब वो जमाना नहीं है बेटा। डोंट बिकम अ रोबोट, डोंट बिकम अ तोता, जो कि घर के क्या बोलते हैं, दूध केवाड़ी पर बगल में रख दिया उसको पिंजरा में, और जो उसको बोलने के लिए सिखाएगा वही बोलता है। हर मेहमान को आता जाता गुड मॉर्निंग, जाने वाला को गुड बाय करने वाला। ऐसे वाला नहीं बनना बच्चों, आपको बनना है ह्यूमन बींग, थिंकर बनना है, समझदार बनना है। तो समझदार बनने के लिए समझना तो जरूरी है ना, बिल्कुल जरूरी है। तो चाहिए दूसरा क्या चीज है जो कि एक्सेप्शनल है। दूसरा पहला एक्सेप्शनल तो आईएनजी वाला है, आपके फ्रेज में लगेगा क्लोज है लेकिन वो आपका फ्रेज है। दूसरा आपका क्या है, ये भी हल्का फुल्का आपको समझ में मतलब परेशान करेगा। ठीक है, ये क्या है, हु, व्हिच और दैट। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस जो है नाउन प्लस और हु के साथ स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे सेंटेंस आपको, हालांकि वो पूर्ण अर्थ देगा, क्या करेगा, पूर्ण अर्थ देगा। जैसे एग्जांपल आप ले लो, ये बार बार एक घसीट के नीचे क्यों आ जाता है, डिस्टर्ब कर रहा है, देखते हो ये लोग नहीं चाहता कि विकास सर पढ़ाए सही तरीके से। चलो ये कर देते हैं। यहाँ देखो, ये नाउन है, नाउन के साथ हु का लगना। जैसे पीपल हु आर हैप्पी ऑफन हैव क्रिएटिव हॉबीज, तो ये क्या हो गया आपका, फ्रेज होगा, ना कि क्लॉज होगा। क्यों? आप अब बोलोगे कि सर आपने तो कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना आपको क्लॉज कहलाएगा, लेकिन बेटा हमने यहाँ पर अपवाद भी आपको दिखाया है, आपके एक्सेप्शनल भी दिखाया है कि नाउन प्लस हु हो तो क्या है, वो आपका फ्रेज होगा। नाउन प्लस विच हो तो ये आपका क्या होगा, फ्रेज होगा। जैसे माई ब्रदर हैज many my brother has many habits which annoy me, which annoy me। सब्जेक्ट कौन है, my brother,
माय ब्रदर क्या है, व्हिच के साथ इनको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। और तो फिर अगर आपको लगता है ये पूर्ण सेंटेंस अर्थ बनाता है, पूर्ण अर्थ बनाता है बेटा। लेकिन फिर गलती क्या हो जाएगी हमसे यहाँ पे, आप वापस से वही ट्रिक ना यूज कर लो, इज ट्रू दैट माय ब्रदर हैज मेनी हैबिट व्हिच अनॉयज मी। तो फिर भैया अगर ऐसी प्रश्न करोगे यहाँ पे तो फिर आपकी ये गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया है नाउन प्लस व्हिच, नाउन प्लस व्हिच, नाउन प्लस व्हिच फ्रेज, नाउन प्लस व्हिच फ्रेज ही होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिक यहाँ पे नहीं चलने वाला। बस हु व्हिच दैट में ये ध्यान में रखना, बस इतना में है। दैट में भी देखिए नाउन प्लस दैट होगा, ठीक है, दैट नाउन प्लस दैट होगा, दैट डॉग दैट लिव्स नेक्स्ट डोर। इसका सेंटेंस देखिए, नाउन हम ऐड करते हैं, द डॉग दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज फ्रेंडली टू एवरीवन। सब्जेक्ट भी है आपका, वर्ब भी है। बट आखिर इसे हम क्लोज क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इनके साथ दैट का इस्तेमाल किया गया है, कंजक्शन इसे बोला जाता है, या फिर हम इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसे? रिलेटिव प्रोनाउन बच्चों। और अच्छे तरीके से ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। ये याद रखना बच्चों, एकदम याद रखना, बिल्कुल याद रखना, बिना याद रखे ये आप नहीं कर सकते। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा एडवांस सीखना चाहते हैं फ्रेज एंड क्लोज को, तो आपको ये अपवाद समझ रखनी होगी, ठीक है। वरना इज टू दैट का इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं। बस हु विच दैट अगर आपके सेंटेंस में आ गए तो याद रखिए हु विच दैट का साथ हमेशा फ्रेज ही देगा। क्या देगा? फ्रेज ही देगा, ठीक है। इस बात को याद में रखना। देखो यहाँ पे डू नॉट काउंट अस क्लोज, कौन सा? जो रिलेटिव प्रोनाउन जब आपके सेंटेंस में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कौन से? मतलब हु, व्हिच एंड दैट। मेरे ख्याल से यहाँ भी आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा जो क्या बोलते हैं अपवाद हैं, वो कौन से अपवाद हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा फ्रेज एंड क्लोज में से, है ना। फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है। और अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कितने प्रकार के क्लोज हैं। हालांकि आप क्लोज तो जान गए, है ना, कि सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पाए जाते हैं, सिवाय ऐसे सेंटेंस जिनमें हु विच दैट का इस्तेमाल हो, उनके बिना छोड़ करके बाकी सारा आपका क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं दो प्रकार का क्लोज आपके पाए जाते हैं आपके ग्रामर में, है ना। एक होते हैं इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब आत्मनिर्भर। आजकल मोदी जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर होना, और आप लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं बच्चों, बहुत बदमाश हो गए हो एकदम। और एक होना क्या बोलते हैं, एक होना है डिपेंडेंट। और आप लोग भी बहुत खराब हैं, बहुत डिपेंडेंट होते हैं एकदम। डिपेंडेंट, किसी पे निर्भर होना नहीं। विकास सर पढ़ाएंगे, वही सिखाएंगे, वही बताएंगे, आप मेरे पे डिपेंड हो। तो मेरे पे डिपेंड मत हो, आप खुद भी अपने से सीख सकते हो बच्चों, एकदम सीख सकते हो। कौन बोलता है कि आप नहीं सीख सकते? आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, आप में हिम्मत है। बट आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अंडर एस्टिमेट कहने का मतलब है कि आप अपने आप को मतलब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, सही समय में सही शब्द भी नहीं आता है, उनको क्या बोलते हैं, अपने आप को, अरे यार, अपने आप को मतलब कुछ समझते नहीं है। छोड़ो हटाओ, अपने आप को समझते नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि चलो हम इन पे निर्भर रहते हैं। ये है तो मेरा सब कुछ है। विकास सर है तो वो हमको पढ़ा देंगे। विकास सर है तो हम सब कुछ सीख जाएँगे। विकास सर है तो सब कुछ मतलब हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। नहीं भैया, आप वैसे भी अच्छी-अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। आप वैसे भी समझ सकते हो। विकास सर नहीं भी रहेंगे तब भी आप क्या कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं। बस मन में ठान लो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, डिपेंडेंट मत रहो। तो इन दोनों शब्द को याद रखो भैया और समझ रखो। इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब आप आत्मनिर्भर, मतलब मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, मैं अकेले कर सकता हूँ, ठीक है? हाँ, और ये सब कब कर सकते हैं? वही जब आप लड्डू खा रहे होते हैं, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। ये मेरे को पता है, एकदम छुपा-छुपा के खाना है, दोस्त भी माँगे तो देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आई कैन डू इट आई कैन फिनिश इट बाय माय सेल्फ। मैं अकेले ही इसे क्या कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। कभी-कभी क्या होता है डिपेंडेंट, आप वही लड्डू खाते-खाते थक जाओ, इसके बाद बोले, "खा गए जी, खा गए?" तब मतलब किसी को पूछने जाओगे, वरना नहीं पूछने जाओगे। तो अब आपको उस लड्डू को खत्म करने के लिए क्या, किसी की ज़रूरत चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, है ना? तो इसको बोलता है डिपेंडेंट। तो इसी प्रकार का क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस है, चलिए हम सेंटेंस से भी हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। मेरी ब्रोक माय सेल फोन, ये क्या है? सिंपल सा है जिनमें पूर्ण अर्थ दिखाई देता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ किनको बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज़ उनको बोलते हैं जिनमें आपका सब्जेक्ट भी हो और आपका वर्ब भी हो और वो पूर्ण अर्थ भी बनाता हो। ये तीनों चीज़ हो। दैट मीन्स मीनिंग मीनिंग भी हो, अर्थ भी निकलता हो, सब्जेक्ट वर्ब भी हो, क्लॉज़ भी हो और वो पूर्ण भी हो। मतलब अर्थ जो है उसका मीनिंग जो है पूर्ण हो। तो यहाँ पर क्या है? मेरी ब्रोक माय सेल फोन, मेरी ने मेरा सेल फोन क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्या करे भैया? कल सुबह गुस्सा गई, मतलब मैंने फ़ोन नहीं किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन ही फेंक दिया। ये नाइंसाफ़ी है। किनके किनके साथ हुआ है? जिनके साथ हुआ अच्छा ही हुआ है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर किसी की और ज़रूरत नहीं है, पूर्ण भी है, अर्थ भी है। लेकिन नीचे वाला देखिए, बिकॉज़ मैरी ब्रोक माय सेल फोन, बिकॉज़ मैरी ब्रोक माय सेल फोन, क्योंकि मैरी ने मेरा सेल फोन तोड़ा। तोड़ा तो जब कभी भी हम इस प्रकार का सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि भैया आगे तो बोलो, हाँ, बोलो, बोलो क्या? क्योंकि मैरी ने तुम्हारा सेल फोन तोड़ा, फोड़ा, तो क्या? बस चुप हो गए।
अगर हम सिर्फ इतना ही बोल करके चुप हो जाते हैं, कहने का मतलब है ऐसे सेंटेंस को क्या चाहिए, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लोज बोलेंगे। इनके पास सब्जेक्ट भी है, इनके पास वर्ब भी है, तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन कौन सा क्लोज हो गया, वो डिपेंडेंट क्लोज हो गया। डिपेंडेंट मतलब भैया हमको निर्भर है, बिना और अगर दूसरा कोई सेंटेंस मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं सेंटेंस नहीं कहलाऊंगा। बिकॉज तो ऐसे सेंटेंस जिसका सेंस जो है, अगर आपको कोई बोले वो सेंटेंस सुनो तो आप वेट करोगे, भैया थोड़ा आगे भी तो बोलो तब तो मुझे समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाए तो वो डिपेंडेंट क्लोज है। जिनसे अर्थ पूर्ण ना हो वो डिपेंडेंट क्लोज है, जिन क्लोज से अर्थ पूर्ण हो वो क्लोज आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। समझ में आ गया। एक्चुअली डिपेंडेंट क्लोज जो होता है, उस डिपेंडेंट क्लोज में क्या होता है, सब सबऑर्डिनेटर यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, सबऑर्डिनेटर, ठीक है। सबऑर्डिनेटर क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं। अभी हम लोग आगे और भी देखेंगे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी परेशान नहीं होना है किसी भी बात को लेकर के। थोड़ा भी नहीं समझ में तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना है। शायद आपको थोड़ा आगे बढ़ने पे क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो इस बात को क्या करना है, अपने आप में यहाँ पे ध्यान देना है इस बात पे कि हमारा जो सेंटेंस है वो पूर्ण अर्थ दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर दे रहा है पूर्ण अर्थ, अगर क्लोज पूर्ण अर्थ दे रहा है तो इंडिपेंडेंट होगा। अगर क्या बोलते हैं, क्लोज अगर पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है तो वो क्या होगा, आपका डिपेंडेंट क्लोज होगा। और डिपेंडेंट क्लोज तब कहलाएगा जब आपके सेंटेंस में क्या होगा, जब आपके सेंटेंस में बिकॉज, जब आपके सेंटेंस में बिकॉज, सिंस, सो दैट, ठीक है, सो दैट, ऑल्दो, इवन दो, ये, वेयर एज, प्लेस, मैनर, हाउएवर, वेरेवर, व्हेनेवर, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हो, तब जाकर के आपका सेंटेंस डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट होगा कहने का मतलब उस सेंटेंस के बाद और कोई सेंटेंस है ही नहीं, उस सेंटेंस के बाद कोई और दूसरा कोई सेंटेंस ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज। मतलब ऐसे ऐसे क्लोज जो दूसरे पे डिपेंड है उसे बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज। ये मतलब अपने पूर्ण अर्थ नहीं बनाता है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपका। देखिए, जैसे कि अब हम यहाँ देखेंगे तो जब कभी भी हम डिपेंडेंट क्लोज देखते हैं तो डिपेंडेंट क्लोज को हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लोज जरूरी होता है, इसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। वन डिपेंडेंट क्लोज प्लस वन इंडिपेंडेंट ये क्लोज इज इक्वल टू सेंटेंस। या फिर पहले आप इंडिपेंडेंट ये ही कर दो और बाद में ये कर दो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका डिपेंडेंट क्लोज है पहले, बिकॉज मैरी ब्रोक माई सेल फोन, ये क्या है आपका डिपेंडेंट क्लोज है ना। आई हैड टू गेट अनदर फोन ऑन कार लिस्ट, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ कि ये पहला है आपका डिपेंडेंट क्लोज, ये इंडिपेंडेंट क्लोज। आई हैड टू गेट अनदर फोन ऑन कर्गलिस्ट। मुझे जो है ये क्योंकि मेरी ने मेरा फोन तोड़ दिया, इसी वजह से मुझे एक नया फोन लेना पड़ा। मुझे एक नया फोन क्या करना पड़ा, लेना पड़ा, ठीक है। यहाँ भी मुझे नया फोन लेना पड़ा क्योंकि मेरी ने मेरा फोन क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। तो इस प्रकार से भी आप सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दो प्रकार के आपके क्लोज हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा। कितने प्रकार के, दो प्रकार के क्लोज, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। इनको सही से देखने की जरूरत है, आप देख लीजिएगा। कभी अगर नोट्स बनाने की जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके आप इनका क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। चलिए और थोड़ा सबऑर्डिनेटर हम लोग देख लेते हैं जिनसे हमें सेंटेंस में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए कि अगर सेंटेंस में यूज होता है, अगर मान लीजिए बिकॉज़ यूज होता है आपके सेंटेंस में और उसके बाद जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस लेना, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, आपका डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। तो कुछ ये सब शब्द हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट को लेकर के। कभी कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, या कभी-कभार हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी या कंडीशन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान हम इफ या वेदर या अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। और कभी-कभार अगर हम रिलेशन को दिखाते हैं, तो रिलेशन दिखाने के दौरान हम क्या करते हैं, दैट, व्हिच, हू का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। और कभी-कभार अगर हमें समय को दर्शाना होता है, तो दौरान हम आफ्टर, एज़, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, अंटिल, हैं, इन सारे का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे क्या सबऑर्डिनेटर है, क्या है, सबऑर्डिनेटर है, जो कि आपके क्लोज में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सा क्लोज में, वो भी डिपेंडेंट क्लोज में, ठीक है। और जब कभी भी डिपेंडेंट क्लोज आता है तो डिपेंडेंट क्लोज के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लोज का होना ज़रूरी है, तब कहीं जाकर के पूर्ण अर्थ या पूर्ण सेंटेंस बनता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि आपका जो है फ्रेज एंड क्लोज आपका क्या है। आगे हम लोग चलते हैं कि सीखेंगे कैसे, आपने क्या कुछ सीखा, उस चीज़ को हम यहाँ पर वापस से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, इस एग्ज़ाम्पल से आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएँगे। व्हेन द चाइल्ड वेंट टू द डेंटिस्ट, क्या यहाँ पर ये है, सब्जेक्ट है? हाँ है। वर्ब है? हाँ है। तो अब यहाँ पर क्या है, सेंस बना रहा पूरा। तो व्हेन द चाइल्ड वेंट टू द डेंटिस्ट, जब बच्चा जो है डेंटिस्ट के पास गया, इसके बाद सामने वाला व्यक्ति वेट कर रहा है, आगे बोलेगा। क्यों बोलेगा, क्यों वेट कर रहा है? क्योंकि जो भी उन्होंने सेंटेंस बोला है, उस वाक्य का पूर्ण अर्थ अभी तक नहीं आया है, उसका पूरा करना ज़रूरी है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, पूर्ण अर्थ बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। पूर्ण अर्थ दिया गया है? नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा क्लॉज़ है आपका? कौन सा क्लॉज़ है? डिपेंडेंट क्लॉज़। यहाँ इनको चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज़। बिकॉज़ ऑफ हिज गर्लफ्रेंड,
बिकॉज ऑफ हिज गर्लफ्रेंड इज अपसेट। लो भैया, कभी कभी झगड़ा कर देते हो, कभी मैसेज नहीं आता तो कभी कुछ नहीं आता। देखो भैया, अभी समय नहीं है, ये सब नहीं करना, ठीक है। गर्लफ्रेंड, सब स्माइल दे रहे हो भैया, हैं? एकदम सुधर जाओ, सुधर जाओ, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में, वरना गया काम से तुम लोग का, ये समझ लो, अभी सुधर जाओ, ठीक है। तो चलिए, बिकॉज ऑफ हिज गर्लफ्रेंड इज अपसेट। बिकॉज हिज गर्लफ्रेंड इज अपसेट, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपसेट है। वो क्या है? अपसेट है। अब क्यों अपसेट है क्या पता। यहाँ पर अर्थ बिल्कुल ही पूर्ण नहीं है, बिकॉज का इस्तेमाल किया गया, दैट मीन्स ये डिपेंडेंट है। इसको और भी सेंटेंस चाहिए। ऑल्दो सी विल बाय न्यू शूज, ऑल्दो सी विल बाय न्यू शूज, तो ये भी क्या है आपका? डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ यूज हुआ है सबऑर्डिनेट, ये भी सबऑर्डिनेट है, ये भी सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो दैट मीन्स डिपेंडेंट क्लोज वो होगा जिनमें सबऑर्डिनेट यूज होगा, और इंडिपेंडेंट क्लोज वो होगा जिनमें सब कुछ होगा और अर्थ भी पूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आप कर पाते हैं, यानी जल्दी 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 जल्दी, समय काफी ज्यादा हुए जा रहा है, तो जल्दी से करने की कोशिश करें। सिंस आई वेंट बैक टू स्कूल, जब मैं स्कूल गया, जब मैं स्कूल, सिंस आई वेंट बैक टू स्कूल, जब मैं वापस स्कूल गया, जब मैं वापस स्कूल गया, क्या क्या क्या, आगे आगे बोलो भैया, पूर्ण अर्थ नहीं है, ये डिपेंडेंट है। आगे, आई वॉज एक्साइटेड फॉर यू टू ज्वाइन मी, क्या है, क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आई वॉज एक्साइटेड फॉर यू टू ज्वाइन मी, बिल्कुल ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये अर्थपूर्ण बना रहा है। नेक्स्ट जल्दी, ऑल्दो आई एम बिटवीन प्ले चेक्स, ये डिपेंडेंट है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर किनका इस्तेमाल किया गया है? किनका? सबऑर्डिनेट का। अब आप लोग 4 से लेके 14 नंबर तक देखिए कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट कहाँ कहाँ यूज हुआ है। बिकॉज, बिफोर, वाइल, ठीक है, आफ्टर, as soon, as soon as, since, ठीक है, और unless या even though, तो जितना भी ये सारे हैं सबऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया गया है, ये सारे के सारे आपके क्या है? डिपेंडेंट है। बाकी जिसने भी ये क्या, माई रूममेट इंटेंड टू फिनिश कॉलेज, ये पूर्ण अर्थ आपका देता है, जो कि इंडिपेंडेंट हो गया। मैनी पीपल हेट टू राइट, ये भी आपको क्या करता है? पूर्ण अर्थ देता है, जिससे ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया, दूसरे किसी की हेल्प की से जरूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल से आपने बहुत हद तक अब समझ गए होंगे कि फ्रेज और क्लोज क्या है, और क्लोज में से भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है। देखिए, पढ़ाने वाले बहुत कुछ पढ़ाएंगे कि क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा, क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज होगा, एग्जेक्टिव फ्रेज, क्लोज, इस तरह के बहुत तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां आप नहीं जाना फिलहाल बच्चों, क्योंकि अगर आप ये बेस समझ गए, ये जो बेसिक चीज है ये समझ गए, तो फिर एग्जेक्टिव समझना मुश्किल नहीं है, प्रीपोजिशन समझना मुश्किल है, प्रीपोजिशनल क्लोज क्या है वो समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप गलती ये कर जाते हो, ये क्या इतना बड़ा है, देख करके एकदम मतलब बेहोश हो जाते हैं चीजें को ही देख करके। बेहोश होने की जरूरत नहीं है, सामना करना, कभी भी चीजों को देख करके डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो लगभग हमारा ये तो क्लियर हो गया। अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अब हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है 2 तरीके से काम करती है, ठीक है। पहले तो हमने आपको सिखा ही दिया, बचपन में छोटे क्लास में आप सीखे होंगे कि सेंटेंस जो है सब्जेक्ट एंड 2 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस जो है 2 प्रकार के मतलब 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन और दूसरा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। बनावट के हिसाब से आपका जो सेंटेंस है 4 प्रकार के हैं, और अर्थ के आधार से या प्रयोग के आधार से आपके सेंटेंस वापस से 4 प्रकार के हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपका क्या? डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यह होता क्या है, बस इतना याद रखो। अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपका क्या है? 4 प्रकार के। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। अरे भैया, वर्ड वर्ड ही इतना मतलब कि खराब खराब है कि बोले कि याद करे, बोले कि याद करे। अरे इतना ज्यादा परेशान मत होना। इंट्रोगेटिव, कभी कभी आपको ये प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होता है, कभी आपको एक्सक्लेमेटरी, ये क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस करने में आपको परेशानी होता है। भैया इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करो हो जाएगा, प्रैक्टिस करो हो जाएगा, हो जाएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करते नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं करते नहीं होता है। आप दिमाग में लगा के रखो भैया हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाते, हम नहीं बोल पाते, इसलिए नहीं होता है। प्रैक्टिस करो, बोलो, हो जाएगा। डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो अभी तक आप जो पढ़ के आए होंगे ना बच्चों, ये पढ़ के आए होंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बहुत कम ही लोग आपको पढ़ाते हैं और समझाते हैं, बुक में भी बहुत कम ये देखने को मिलता है आपको, शायद 8-9 तक में भी, 6-7 में मिल जाएगा, 8 में वापस से गायब हो जाता है, 9 में तो बिल्कुल भी नहीं है, उधर तो 9-10 तो आपको ये सब कोई पढ़ाता भी नहीं है ना, क्योंकि 9-10 जो वो एडवांस लेवल का ग्रामर वहां पर आपको ज्यादा पढ़ाया जाता है। दैट मीन्स बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो एडवांस पढ़ के भी क्या करोगे, तो बेसिक सुधार लो, एडवांस अपने आप आ जाएंगे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा स्टेट बनाना जिससे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आपने एक चीज बोल दिया और उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या है? द टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट स्पीक द फैक्ट। आप सिर्फ फैक्ट को बनाते हो। फैक्ट क्या है? विकास सर इज अ गुड टीचर है, नहीं जी, हम अपने से ही अपना बड़ाई मार रहे हैं, ये गलत बात है, लेकिन बट फैक्ट है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये फैक्ट है।
ये स्टेटमेंट है, तो इनसे कोई लेना देना नहीं। तो इस सेंटेंस को आप क्या बोलोगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलोगे। तो किस प्रकार का, और भी ये स्टेटमेंट देता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है? स्टेटमेंट देता है, या तो रीजन या तो आंसर देता है। किसी को रीजन देता है या तो किसी को आंसर देता है। ये चीज कभी कभार आप रीजन देते हैं, जैसे कि क्यों लेट हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी चाय पी रहे थे तो इसलिए हम लेट आए। ये जो आपने बोला कि मेरे पिताजी चाय पी रहे थे और इसलिए हम लेट से आए, ये आपका क्या है? डिक्लेरेटिव है। इनसे कुछ लेना देना नहीं है, इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। सिंपल सा आपने स्टेटमेंट एक वाक्य दे दिया, भैया ये है, ये आपने स्टेटमेंट बना दिया। तो ये क्या हो गया आपका? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और कभी कभार क्या होता है कि हमारा सेंटेंस यस और नो से भी स्टार्ट होता है। जैसे यहां देखोगे, यस आई विल। ये कभी कभार होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब आपको यस और नो के साथ देना होता है, और आगे भी आप सेंटेंस आपको बोलना होता है। जैसे विल यू ओपन द डोर इफ यू कैन, तो यस आई विल ओपन द डोर फॉर यू। आगे भी मैंने बोल दिया, ना भी बोलोगे तो चलेगा, बट यहाँ यस आई विल का जो इस्तेमाल हुआ है, ये भी क्या है आपका? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाया। कहलाया कि नहीं कहलाया? सिंपल सा आप बोल सकते हैं, जब कभी भी आपको किसी प्रकार का इंट्रोगेशन किया जाता है, जब आपसे किसी को प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उसका जवाब देते हैं। तो जो जवाब हो गया वो आपका स्टेटमेंट हो गया। नॉर्मली आप वैसे ही कुछ बातें बोल देते हैं जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं। लेना देना तो है, पर मतलब वो कुछ करेगा नहीं उतना कुछ, है ना? जैसे कि मैंने खाना खाया, तो किसी को कुछ करना है उससे, तुमने खाना खाया तो लो आओ तुमको भी पिटाई कर देते हैं, तुम्हारा कोई करेगा ना? या फिर लाओ तुम्हारा पेट चीर देते हैं, निकाल देते हैं तुम्हारा खाना क्योंकि तुमने खाना खाया है ना? ये तो कोई करेगा नहीं। सिंपली आपने बोला मैंने खाना खाया है, खा लिया है, मैंने खाना खाया है, दैट्स ऑल। तो ये आपका क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। आगे देखिए, थोड़ा बहुत इसमें और चीज है, जैसे कि और क्वेश्चंस होते हैं। आर यू कमिंग विद अस टू पार्टिसिपेट इन द फेस्ट, है ना? इसमें यस और नो का ही होता है। तो आप बोलते नो, तो आप जवाब देते नो आई बेटर स्टे एट होम फॉर सम पेंडिंग वर्क। नहीं यार, घर में कुछ पेंडिंग वर्क है तो मैं उसे थोड़ा पूरा कर लूं, कहाँ पार्टी उठी जाऊंगा, पार्टी उठी का समय है नहीं। लेकिन आपको बुला ले तो बच्चों स्टूडेंट चलो पार्टी, तो फिर भैया क्या काम और क्या होमवर्क और क्या पढ़ना और क्या नहीं, बगल में रखो, चलो साइकिल पकड़ो, चलो पार्टी करने। वो बाद में देखा जाएगा, जो सो होगा। देखो, नो बोलने के लिए सीखा करो, ठीक है? नो बोलने के लिए सीखोगे तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? स्टेटमेंट बना रहे हैं। नो आई बेटर स्टे एट होम एंड डू माय होमवर्क और फिनिश माय होमवर्क, यू कैन से दिस इज द स्टेटमेंट। तो आप बोल सकते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जिससे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। सिंपली आप क्या कर देते हैं? उसका जवाब देते हैं, फैक्ट को बताते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछना। इंट्रोगेटिव, है ना? कभी कभी पुलिस अगर चोर को लेकर चल जाता है, उसको पूछता है भैया बताओ क्या चोरी किया, क्या मारा उसको, क्या ये किया। इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? पूछताछ करना। पूछताछ को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव। तो ऐसे सेंटेंस जिनसे पता चलता हो कि कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, कुछ ऐसे वर्ड है, ठीक है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से क्या होता है? एंड होता है। क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। और क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है? हाउ, व्हेन, वेयर, आर यू, विल यू, डू यू, हैव यू, हैज, सी, इट। इन सारी चीज से ज्यादातर क्या होते हैं? यूज किए जाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, जवाब भी मैं दूंगा। चलिए, अगर कुछ दिक्कत हो तो बताना जरूर बच्चों, क्योंकि काफी लंबा समय हो रहा है अभी तक जो है। इतना समय तक अगर आप यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी तक आप यहाँ देख रहे हैं, तो बच्चे आप सही मायने में कुछ सीख जाओगे और बहुत कुछ कर लोगे, क्योंकि इतना लंबा वीडियो और यहाँ तक आना संभव ही नहीं है किसी बच्चे के, क्योंकि इतना लंबा समय और वो भी एक वीडियो में टिके रहना हो ही नहीं सकता, ठीक है? लेकिन अभी तक अगर आप यहाँ आप हैं, तो दैट मीन्स यू आर लकी फेलो। लकी फेलो मतलब इतना लकी कि आज आप कुछ सीख पा रहे हैं सही मायने में, कि सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्लॉज क्या है, किस प्रकार से फ्रेज और क्लॉज को पहचान सकते हैं, फ्रेज और क्लॉज के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ये क्यों होते हैं, वो क्यों होता है, बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हैं। तो चलो चलो बहुत कुछ सीख रहे हैं, आगे और भी सिखाएंगे आपको, सीखते रहिएगा। तो क्वेश्चन करना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, ये तो मस्ट है, हमेशा पूछेगा। दादा नानी गानी, कहीं किसी घर में चले जाओ, बेटा व्हाट इज योर नेम, कहीं भी चले जाओ, अरे मेरा बेटा बेटी को बहुत इंग्लिश आता है, क्या इंग्लिश आता है, बताओ बेटा व्हाट इज योर नेम। इतना बोल दिया तो फिर तो अपना तो कॉलर ही ऊपर हो जाता है ना, इंग्लिश आता है, इंग्लिश कहाँ का इंग्लिश, व्हाट इज योर नेम। तो ये क्या है? पूछ रहा है। व्हाई डू यू लिव हियर, यहाँ क्यों रहते हो, क्या पता जो भी मन हो उसका रहने का इसलिए रह रहा हो, क्यों रहते हो यहाँ, एक क्वेश्चन है। व्हाई डू यू थिंक विल हैपन टू द इंडियन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द इंडियन इकोनॉमी, आपको क्या लगता है कि इंडियन अर्थव्यवस्था का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता यार, इसका जीडीपी हमेशा गिरते ही जा रहा है। तो क्या हो सकता है? अर्थव्यवस्था नीचे ही नीचे होगा, वापस से होना होगी, कहीं वापस हम लोग गुलाम ना बन जाए किसी का, क्योंकि हमारा जो जीडीपी है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो नीचे ही गिरते जा रहा है। इनका बहुत सारा कारण, हम एसएसटी पढ़ाने वाले नहीं है, अभी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, तो इंग्लिश सीखिए, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गया इंट्रोगेटिव। तो वापस से और हम लोग देखते हैं, ये हो गया दूसरा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा। तीसरा जो होता है वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, जब कभी कभार जो होता है ना, घर में मम्मी बोलता है पानी ला बेटा, खिड़की बंद कर दो बेटा, बैठ पढ़ने बैठो, बता के का। इन सारे का कभी कभार क्या होता है, जब एक प्रकार का सेंटेंस जो कि उनमें सब्जेक्ट की कमी होती है,
दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता है कौन है, नहीं है ना? लेकिन उसे ऑर्डर दिया जाता है। तो एक प्रकार का सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर, कमांड होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, या कभी-कभार पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाया जाता है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको समझ जब कभी भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या एक्सक्लेमेशन मार्क का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब कभी भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड है जैसे प्लीज़, लेट, डू, गो, ठीक है? इन सारे वर्ड का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस को दर्शाने के लिए। तो अगर आपको दिख जाता है इनमें से कुछ ऐसे शब्द, तो ये सारे शब्द आपके क्या हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। आइए थोड़ा-सा कुछ एग्ज़ाम्पल्स को जल्दी से देख लेते हैं, हमारा समय भी चलते जा रहा है, बट जितना हो सकेगा मैं को जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? इम्पेरेटिव क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, प्लीज़ may I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये ना भी बोलो, प्लीज़ ना भी बोलो तो may I come in, तो ये भी एक तरह का रिक्वेस्ट है, तो दिस इज़ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। कुड यू प्लीज़ कंप्लीट द टास्क, या कुड यू प्लीज़ कंप्लीट योर टास्क। आपकी मम्मी कभी-कभार गुस्सा, कभी आपके पापा गुस्सा करे, क्या तुम अपना होमवर्क पूरा करोगे? करोगे? है ना? बोल देते हैं। अब अपना मुँह फुलाए करके पूरा एकदम दिमाग खराब करके हम खेलने होमवर्क बनाने दे दिया। आप वैसे मुँह फुला करके होमवर्क बनाने लग जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का हाव-भाव को हम क्या बोलेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। गो सिट डाउन, कभी-कभार आपके टीचर आपको बड़े गुस्सा में बोलता है, "जाओ, जाकर बैठ जाओ।" ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका इम्पेरेटिव। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ये भी आपका क्या हो गया? किसी का ऑर्डर देना, मैंने ऑर्डर दिया, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। अब दरवाज़ा बंद करो, तुम लोग को पीटेंगे का डरो मत, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो इन सारी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं? इन सारे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस इनको बोलते हैं। अरे बार-बार नीचे आ जा रहा है भैया, इधर पढ़ा रहे हैं ना बच्चा लोग को, तुम भी नौटंकी कर रहा है, स्लाइड भी। हाँ, डू इट द वे। कभी-कभार क्या होता है, दिस प्लान, कभी-कभार क्या होता है, कुछ इस प्रकार का भी सेंटेंस इस्तेमाल होता है कि दिस प्लान टास्क इज़ नॉट टू बी डन लाइक दिस, है ना? पूर्ण होता है, ठीक है? हालाँकि ये कभी भी प्लीज़ सेड इससे स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आपको लगने लगता है कि उसमें कुछ तो कमांड है, कुछ में उसमें इंस्ट्रक्शन है, कुछ में कमांड है, अगर इस तरह का सेंस बनाता है, तो वो भी आपका एक तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे दिस प्लान टास्क इज़ नॉट टू बी डन लाइक दिस, मतलब ये जो टास्क आपको दिया गया, ये टास्क इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपको इस तरीके से डू इट दैट वे, आपको वो उस तरीके से करना है। डोंट गो देयर, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। यू कैच अ कोल्ड, यू विल कैच अ कोल्ड, उधर मत जाओ, तुम्हें क्या हो सकती है? ठंड लग सकती है। तुम्हें कुछ भी हो सकता है, मत जाओ, बस उधर मत जाओ। हाँ, ठीक है? क्या होगा मुझे भी क्या पता, बोलोगे कि ठंड नहीं लगा सर, उधर गए हमको ठंड नहीं लगा, मेरी गलती नहीं है, लग सकती है। यू विल कैच अ कोल्ड, बट इफ यू डोंट कैच अ कोल्ड, दैट्स नॉट माय फॉल्ट ब्रो। ठीक है? तो अब आता है आपका नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला जो सेंटेंस, वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, बाप रे! ओह! इस तरह के, मतलब सडन फीलिंग। क्या है? सडन फीलिंग, और इस तरह की आवाज़ें कब निकालते हैं आप? जब कभी आप सडन फीलिंग आप में आ जाती है। सडन फीलिंग मतलब अचानक, वो फीलिंग के बारे में आपने सोचा था, ना आपको लगा था, लेकिन अचानक से, है ना? बचपन में हम लोग क्या करते हैं, दरवाज़े के पीछे छुप जाते हैं, कोई सामने से आता हुआ दिखता था और अगर ऐसे कर देते हैं, है ना? और डर जाता है, हम हँसने लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है दूसरे को डरा करके। तो वो एक तरह का सडन फीलिंग होता है ना? उस तरह का कोई सडन फीलिंग। तो ये सडन फीलिंग किसी भी तरीके से होता है, बैड हो सकता है, गुड हो सकता है, कभी कन्फ्यूजिंग हो सकता है, कभी सैड हो सकता है, तो कभी हैप्पी हो सकता है, कभी एक्साइटिंग भी हो सकता है, ठीक है? जब कभी भी हम अपने मूड, सडन फीलिंग को दर्शाते हैं कुछ शब्दों के हिसाब से, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। दैट मीन्स द सेंटेंस एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग्स इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कुछ-कुछ वर्ड हैं, ब्रेवो, yippee, अल्लास, ओला, ओह अल्लास, आई एम सॉरी, ठीक है? ओह! आई एम सॉरी, ये सारा चीज़ जैसे है ना, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और कभी-कभार हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना? इसमें ओ या फिर yippee या हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, ये सब है? नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्या कहता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस हम बोलते हैं। कितना सुंदर घर है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक सुंदर सा घर बोलते हैं, हाँ, बाप रे! कितना सुंदर घर है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, ज़रूर बोलते हैं। जो कुछ भी अचानक से आपको दिखने लगता है, बाप रे! इतना सुंदर! तो ये क्या है, आपका सडन फीलिंग है। तो कभी-कभार हम व्हाट अ का भी इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में क्या है आपका, ये जल्दी से हम लोग देखेंगे। हमारा समय लगभग काफ़ी लंबा हो जा चुका है, पर फिर भी अगर आप लोग यहाँ तक अभी भी हैं, तो सलाम है बच्चों आप सभी का, कि आप लोग अभी तक यहाँ पर इतने पेशेंसली बैठे हुए हैं और सीख रहे हैं। कोई बैठता-उठता है नहीं, कौन बैठेगा बस। बस आजकल इसीलिए भी शॉर्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, यूट्यूब शॉर्ट, रील्स, है ना? क्योंकि आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है, ठीक है? समय ही नहीं है, और समय ना होने की वजह से आजकल शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। वीडियो नहीं चलते हैं, लेकिन शॉर्ट्स चल जाएँगे। जो भी बनाओ, जैसा भी बनाओ, शॉर्ट्स चल जाएगा, लेकिन वीडियो नहीं चल जाएगा। यहाँ तक हैं बच्चों आप, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मेरे ख्याल से आपको लग रहा होगा कि आप कुछ सीख रहे हो, और मुझे भी लग रहा है कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। और अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं, किसी जगह में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को बिल्कुल बताना बच्चों, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा।
तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी हमने 4 प्रकार के सेंटेंस देखे थे। उस 4 प्रकार सेंटेंस में से 3 प्रकार के सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको समझना है। सिंपल, सिंपल मतलब जो एकदम सिंपल रहता है ना। आजकल देखिए आपके जितने भी फ्रेंड्स सब हैं, है ना, दोस्त सब हैं, क्या स्टाइलिश कपड़ा पहनते हैं, है ना? एकदम खतरनाक वाला। उसे देख-देख करके मन करता है कि आपको भी उसी के जैसा पहने, लेकिन दूसरों को कभी फॉलो मत किया करो। 9th क्लास वाले सीखे हैं, डोंट फॉलो रोड नॉट टेकन, बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना? ऑर्डिनरी मत बनो, लोगों के जैसा, कॉमन लोगों के जैसा नहीं, थोड़ा ऑर्डिनरी हो जाओ, है ना? तो मतलब अगर उन लोग ज़्यादा स्टाइल चाहते, सब लोग स्टाइलिश कपड़ा पहनते हैं, तो आप सिंपल रहो, आप दिखोगे, आप दिखोगे। मान लो 1000 बच्चे हैं, 1000, एक घर में 1000 बच्चे हैं और सारे लोग जो काफ़ी स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, सारे लोग काफ़ी स्टाइलिश हैं, लेकिन एक बंदा बहुत सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल, उन लोग से एकदम हट के, उन लोग के जैसा एकदम कपड़ा नहीं पहनता है, तो वो नज़र में रहेगा, ना कि वो सारा पूरा ग्रुप। तो डिफरेंसेस समझिए। रोड नॉट टेकन का बहुत कुछ सिखाता है बच्चों, आप लोग का, बस आप सीखते नहीं, अप्लाई नहीं करते हैं अपने लाइफ में, अप्लाई क्या कीजिए इस चीज़ को, सीखिए। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जिनमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो आपका क्या है? सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या करना चाहिए? सिंगल कंप्लीट थॉट बताना चाहिए। दैट मीन्स आपके सेंटेंस में ये दोनों जो भी होगा, वो एक कंप्लीट एक सेंस बनना चाहिए, ठीक है? एक सेंस बनना चाहिए, ठीक है? वो सेकंड वाला हम लोग एग्जांपल में देख लेंगे। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख, और उसका कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। द बेबी क्राइड फॉर फूड, द बेबी क्या है? सब्जेक्ट, क्राइड क्या है? वर्ब, है ना? क्राइड क्या है? वर्ब, और सब्जेक्ट द बेबी। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, इसके आगे और कुछ नहीं है, खत्म कहानी। लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि आपके सेंटेंस में कुछ चीजें जो हैं, या तो कभी सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, या तो कभी आपका वर्ब प्लूरल हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रोफेसर मैपल्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है? स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, ये हो गया, एंड टर्न्ड इन देयर होमवर्क। यहाँ पे वर्ब ये भी है और ये भी है, ठीक है? सब्जेक्ट कहाँ है आपके? यहाँ पर है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये क्या बोलते हैं? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, 2 वर्ब हैं। तो लेकिन फिर भी, हालाँकि यहाँ पे 2 वर्ब हैं, लेकिन इनका जो कंप्लीट सेंस है, थॉट है, वो एक ही थॉट है, सिंगल कंप्लीट थॉट है। किन पे है? सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट पे है, और किसी और पे वो थॉट नहीं जाता है। ये एक कंप्लीट सेंस को बनाता है, ठीक है? जो भी इसका मीनिंग है, सेंस है, वो अपने आप में क्या करता है? दिखाता है। तो वो आपका हो गया सिंपल सेंटेंस, वो आपका हो गया सिंपल सेंटेंस, दैट्स ऑल। इसमें ज़्यादा और समझने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सेंटेंस, 1 वर्ब 1 सब्जेक्ट, और एक कंप्लीट सेंटेंस, मतलब एक कंप्लीट सेंस बनाता है। आगे भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। यहाँ जैसे कि मेगान एंड रॉन, ये दोनों क्या हैं? अलग सब्जेक्ट हैं। ये भी एक सब्जेक्ट, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है। एट टू मच एंड फेल्ट सिक, ये जो सेंस बनाता है ना, दोनों के लिए एक ही सेंस है। ये दोनों के लिए एक ही सेंस है। दैट मीन्स इस वजह से ये क्या हो गया आपका? सिंपल सेंटेंस कहलाया। सिंपल सेंटेंस कहलाया, एसएस। क्यों कहलाया? हालाँकि हमने तो अभी तुरंत बताया क्या कि आपका जो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक 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 ये होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, है ना? तो वो आपका क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ जब देख रहे हो, तो यहाँ तो आपको क्या है? 2 सब्जेक्ट है। तो 2 सब्जेक्ट है, तो क्या ये सिंपल सेंटेंस नहीं है? सिंपल सेंटेंस है। बस आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखना है कि सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानें, कि क्या वो सेंस दोनों के लिए है या फिर अलग-अलग के लिए है? ये दोनों के लिए, दोनों ने ही क्या किया? टू मच खाया और दोनों ही बीमार पड़ गए। अगर यहाँ होता कि मेगान और रॉन दोनों ने टू मच खाया, ठीक है, लेकिन दोनों ने टू मच खाया था, लेकिन रॉन बीमार पड़ गया, तो यहाँ पे 2-2 सब्जेक्ट हैं, 2-2 वर्ब कहलाते हैं। तो इस वजह से, लेकिन यहाँ पे सेंस एक ही दे रहा है, ये सेंस दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है। दैट्स व्हाई ये सेंटेंस क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस कहलाया। आगे देखिए, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ के रखना। कंपाउंड का मतलब जोड़ के रखना, बस इतना याद रखना। कंपाउंड मतलब जोड़, कंपाउंड मतलब जोड़, कंपाउंड मतलब जोड़। तो कंपाउंड सेंटेंस में लगभग 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज रहते हैं। आपको याद है, हमने क्लॉज एंड फ्रेज में ही पढ़ लिया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कि ऐसे ऐसे क्लॉज जिनमें सब्जेक्ट एंड वर्ब भी होते हैं और उनका खुद का अपना पूर्ण अर्थ भी होता है, दूसरे किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, ठीक है? तो ऐसा क्लॉज क्या होना चाहिए? 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और ये 2 होने के लिए एक्चुअली इसे क्या करते हैं, 2 तरीके से, इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को, एक ऐसा वर्ड है जो कि इन दोनों को जोड़ता है, जिसे हम कंजंक्शन का नाम देते हैं, जिसे हम कंजंक्शन का नाम देते हैं। जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बहुत से ऐसे हैं। कभी-कभार सेपरेशन का भी काम करता है, सेपरेट करने का भी काम करता है, तो कभी जॉइन करने का भी काम करता है। सेपरेशन मतलब जैसे ये देखो, दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश बट ही रिस्पोंडेड इन इंग्लिश। यहाँ सेपरेट हो गया, एक ने स्पेनिश बोला तो दूसरे ने इंग्लिश बोला, तो ये सेपरेशन हो गया, सेपरेट है, अलग हो गया, अलग चीज को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर चीजें जॉइन जॉइन कैसे करते हैं, देखो, द शॉप लिफ्टर हैड स्टोलन क्लोथ सो ही रैन वंस ही सॉ द पुलिस। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को वो क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। तो
यहाँ पर सेपरेशन या जॉइंट का काम करता है कौन? बट एंड सो ने क्या क्या काम किया। और भी बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो कि यहाँ पर बीच में काम करते हैं दो। ये पहला आपका इंडिपेंडेंट है, ये दूसरा आपका इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब अगर आप उसे अलग से देखोगे उसका अपना पूर्ण अर्थ है ही। मतलब यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो और देखो, चलो हटाओ इसको, ठीक है। और मान लो ये अलग सेंटेंस है, इस पार का अलग सेंटेंस है। जैसे दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश, उन लोगों ने उनसे स्पेनिश में बात किया, बात खत्म। हाँ, बात किया तो बात खत्म, पूर्ण अर्थ निकलता है। ही रिस्पोंडेड इन इंग्लिश, वो उन्होंने इंग्लिश में उत्तर दिया, बात खत्म। उनसे कुछ पूछा गया होगा, उसने इंग्लिश में जवाब दिया होगा। ये पूर्ण अर्थ दे रहा कि नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा है। जैसे द शॉप लिफ्टर हैड स्टोलन द क्लॉथ, शॉप लिफ्टर ने क्या किया? कपड़ा चुरा लिया, ये भी पूर्ण अर्थ दे रहा है। ही रैन वंस ही सो द पुलिस, जैसे ही वो उन्होंने पुलिस को देखा वहां से क्या हो गया? रफू चक्कर हो गया, वहां से वो क्या हो गया? भाग गया। तो ये भी आपका क्या कहलाया? इंडिपेंडेंट। तो कहने का मतलब है ऐसे दो, मतलब ऐसे सेंटेंस जहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो और दोनों को कंजक्शन के द्वारा जोड़ा या सेपरेट किया गया हो, वो आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। क्या वो इंडिपेंडेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। चलिए जल्दी से लास्ट वाला हम लोग देखते हैं। लास्ट दो है, दो में से सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स मतलब देखो भैया बहुत कॉम्प्लेक्स, कठिन, जिसको आप नहीं समझ पाए। और सही मायने में इसी वजह से आप नहीं समझ पाते हैं, इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि आप नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए नाम भी शायद इसका कॉम्प्लेक्स पड़ा। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, एकदम कठिन, सही मायने में एकदम कठिन। लेकिन मैं बता दूं आज यहाँ यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एकदम सिंपल बना लोगे आप और समझ जाओगे सिंपल तरीके से। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं सिंपल, कभी आपको ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है और इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब आपको नोट करनी है। क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना बहुत जरूरी है। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। और ये क्या करना चाहिए? कंप्लीट थॉट भी पूरा बना देना चाहिए। तो जब कभी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसे जोड़ने के लिए हमारे पास सबऑर्डिनेटर का काम आ जाता है। ये क्या करता है? आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज को कुछ सबऑर्डिनेटर वर्ड का इस्तेमाल करते हुए या रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ एक या दो डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल करके एक अच्छा सेंटेंस हम क्या करते हैं? बनाते हैं। हमने फ्रेज एंड क्लॉज में ऑलरेडी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुका है ना? इनके बारे में भी, सबऑर्डिनेटर के बारे में भी हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो बस ध्यान देने की जरूरत है, बार-बार ये शब्द आ रहे हैं। देखिए सेंटेंस में भी आ गए ना, तो यही चीज़ होता है कई बार, है ना? कि ये क्या है? कई बार इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ये चीज़ समझ नहीं आता, ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर जाकर के आप फ्रेज पढ़ लेते हैं, जिनकी वजह से कई बार गलतियाँ हो जाती है समझने में कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गए होगी काफ़ी हद तक, अब तो आप किसी तरह की परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट प्लस दो, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज, और साथ ही इसको जोड़ने का जो काम करता है वो सबऑर्डिनेटर काम करता है, या रिलेटिव प्रोनाउन भी कभी-कभार यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आफ्टर ईटिंग लंच एट चीज़ केक फैक्ट्री, टीम वेंट टू जिम टू एक्सरसाइज। तो ये जो हो गया आपका, जब कभी भी सबऑर्डिनेटर का यूज होता है सेंटेंस के पहले आता है तो वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज में आता है ना? ये तो याद ही होगा आपको, किन में आता है? डिपेंडेंट क्लॉज में। फ्रेज एंड क्लॉज में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो वापस से अगर नहीं समझ में आता है तो इस चीज को वापस से एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आफ्टर ईटिंग ए लंच, अगर यहाँ से इसको काट दिया जाए और सिर्फ इधर पढ़े तो क्या आपको ये पूर्ण सेंटेंस बनाएगा? नहीं बनाता, बिल्कुल भी नहीं बनाता है। लेकिन अगर आप इधर पढ़ोगे टीम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज, तो ये पूर्ण सेंटेंस बनाता है। तो दैट मीन्स ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट और ये जो हो गया आपका डिपेंडेंट। ठीक है, आप इन दोनों सेंटेंस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको पहले कर सकते हैं और इसको यहाँ कर सकते हैं। कहने का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि टीम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज, इसका कॉमा ले दीजिएगा, आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज केक फैक्ट्री, फुल स्टॉप कर दीजिएगा यहाँ पर आकर के, हो गया। इस तरह से भी आप सेंटेंस क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहने का मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। जो अब आते हैं थोड़ा-सा, जो कि आपको इतना ज़्यादा इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, समझ में आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी इस चीज़ को आपको यहाँ क्या करना है? ध्यान देना है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? अब दोनों सेंटेंस एक साथ हो गए, तो इस चीज़ में आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सेंटेंस जहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट और साथ में प्लस 1 डिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरत है। अगर आपके सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और 1 डिपेंडेंट क्लॉज है तो वो आपके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में भी हम लोग देखेंगे, द टू सॉकर प्लेयर लॉस्ट देयर गेम, ठीक है, इसका कॉमा दिया हुआ है, जॉइन देयर अदर टीममेट्स फॉर लंच, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी कॉमा, एंड दिया गया है दे वेंट टू मूवीज। अब इसमें से फाइंड आउट करो कौन सा आपका 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पहला, द टू सॉकर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और सेकंड वाला है, दे वेंट टू द मूवीज, ये भी आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो गया? बीच वाला। ठीक है, बीच वाला, जॉइंड देयर अदर टीममेट्स फॉर लंच, जॉइंड देयर अदर टीममेट फॉर
जॉइंड देयर अदर टीममेट्स फॉर लंच। वापस से यहाँ पे सब्जेक्ट अगर इसी को अकेले देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, जिनकी वजह से ये बीच वाला सेंटेंस आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो जब कभी भी आपके सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो और एक आपका डिपेंडेंट क्लोज हो, तो वो आपका कहलाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या हाल है बच्चों? अभी तक आप यहाँ पर आ गए और देखे, जाने, समझे कि क्लोज क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों, यहाँ तक आपने आया, सीखा। अगर आपने कुछ सीखा है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नहीं सीख पाए हैं, तब भी मेरे को बताइएगा कि इस पॉइंट में मेरे को नहीं समझ में, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन जब भी आपको मन करे कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए हमें कि आपको क्या परेशानी होगी। तब तक के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए आचार्य विकास सर के साथ। तब तक के लिए